नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है, आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे इंटरमीडिएट का होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने होम साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आने वाले होम साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है आप लोगों के सामने, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। आप लोगों को उस मंत्रालय का नाम बताना है दोस्तों, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान भारत देश में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ही भारत में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। यह दोस्तों जो अभियान है वो चलाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने वाले कौन मंत्रालय थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ होता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन में है स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन नंबर ए, बी और जो आप सी देख रहे हैं, ये तीनों ही लाभ है। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। स्वच्छ भारत अभियान का लाभ तीनों ही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है, 3 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। भारतीय मानक चिन्ह खाद्य पदार्थ से संबंधित कौन है, आप लोग बताएंगे। एग मार्क है, बुल मार्क है, हॉल मार्क है या फिर इको मार्क है। यहाँ पर बताएंगे बाबू कि तीसरा का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने होम साइंस का अध्ययन अच्छे से किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह कौन है। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा एग मार्क। क्या होगा? एग मार्क। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है भोजन को बचाना चाहिए किससे, बताइए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए, हवा से बचाना चाहिए या फिर जल से बचाना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि भोजन में अंडे दे देती हैं। अंडे देने से क्या होता है कि हमारा जो भोजन होता है वो दोस्तों दूषित हो जाता है। जब हमें उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें दोस्तों बीमारी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा मक्खियों से। हमें भोजन को सदैव मक्खियों से बचाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भोजन अगर हवा में है, जल में है, धूप में है, तो बिल्कुल भी दोस्तों प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है। खाद्य पदार्थ जो सड़ जाते हैं उसका कारण क्या है सड़ने का, बताइए। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी। दोस्तों ये तीनों ही कारण होगा खाद्य पदार्थों के सड़ने में। ये तीनों ही कारक, ये तीनों ही कारण दोस्तों विद्यमान है, ये तीनों ही जिम्मेवार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा इनमें से सभी। खाद्य पदार्थों को सड़ाने में मौसमी उतार चढ़ाव भी दोस्तों हो सकता है, सूक्ष्म जीवाणु भी हो सकता है और साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी भी हो सकता है। अत्यधिक गर्मी के कारण भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं खाने वाले, वो अक्सर खराब हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में है बाबू विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए लाभदायक है?
बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है दोस्तों, विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है वो बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए लाभदायक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आते हैं 7 नंबर के सवाल में। देखिए 7 नंबर के सवाल में कहा गया है ISI की स्थापना कब की गई है। आप लोग बताएंगे कि ISI की स्थापना कब की गई है, 1995 में, 1986 में, 1990 में या फिर 1985 ईस्वी में। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, ISI की स्थापना दोस्तों 1986 ईस्वी में की गई है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर वाला सवाल है, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है। तो यहाँ पर 8 का हमारा सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा कृषि पदार्थ। कौन सा पदार्थ, कृषि पदार्थ। एक मार्क कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 9 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर क्या मिलाए जाते हैं। गेहूं, चावल तथा बाजरा में दोस्तों अधिकतर क्या मिलाए जाते हैं, आप लोग बताएंगे। डंठल मिलाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर या मिट्टी मिलाए जाते हैं, लोहे का चूरा मिलाया जाता है या फिर टेलकम पाउडर मिलाए जाते हैं। 9 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू कंकड़ पत्थर मिट्टी। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर कंकड़ पत्थर मिट्टी मिलाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 10 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें पूछा गया है बाबू मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय। 10 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा, 10 का सही आंसर होगा मौद्रिक आय। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो वीडियो के लास्ट में आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल में आते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, 11 नंबर सवाल में पूछा गया है बाबू निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, आप लोग बताएंगे। कर्जालय से मुफ्त मकान, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कोई भी दोस्तों प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 12 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। सामुदायिक सेवाएं किसका सबसे बड़ा साधन है, किसका। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा किसका, इसका नहीं, किसका सबसे बड़ा साधन है, बताएंगे आप लोग बाबू। सामुदायिक सेवाएं मौद्रिक आय का सबसे बड़ा साधन है या फिर आत्मिक आय का सबसे बड़ा साधन है, अप्रत्यक्ष आय का सबसे बड़ा साधन है या फिर वास्तविक प्रत्यक्ष आय का सबसे बड़ा साधन है। 12 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 12 का राइट आंसर होगा वास्तविक प्रत्यक्ष आय का सबसे बड़ा साधन है। तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 नंबर के सवाल में पूछा गया है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आता है, भारतीय जीवन बीमा निगम आता है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आता है या फिर ये तीनों के तीनों ही आते हैं, यानी कि इनमें सभी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर के सवाल में है 6 के कितने प्रकार क्या होता है।
चेक जो होता है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा दोस्तों 3। चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न बता रहा हूं हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा। किसी भी प्रश्न को दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। हर एक प्रश्न आप लोगों के होम साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए यहां पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर के सवाल में है बाबू, जीवन बीमा से लाभ है। आप लोग बताएंगे कि जीवन बीमा से क्या लाभ है। अब भाई आपको पता होगा कि जीवन बीमा से क्या लाभ है तो अभी ना आप जीवन बीमा करवाइएगा। जब पता ही नहीं होगा कि जीवन बीमा से क्या लाभ है तो आप जीवन बीमा क्यों करवाइएगा, बताइए किस लिए करवाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग लाभ बताएंगे, जीवन बीमा से क्या लाभ है बाबू। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे 15 का सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर में ए में है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, दूसरा है आयकर से छूट, तीसरा है बचत का अच्छा साधन। दोस्तों ये तीनों ही हो जाएंगे। जीवन बीमा से ये तीनों ही लाभ होते हैं। अगर किसी की अचानक या सडनली मृत्यु हो जाती है तो वहां पर आर्थिक सहायता दिया जाता है। किसकी सहायता से, तो जीवन बीमा की सहायता से। आयकर से छूट, आयकर में भी यानी इनकम में भी छूट मिलता है और साथ ही बचत का एक बहुत ही बड़ा यह साधन होता है, ठीक है। बेटियों की शादी करने के लिए, घर मकान बनवाने के लिए जीवन बीमा एक बहुत ही बड़ा साधन होता है, बहुत ही अच्छा और एक समझ सकते हैं कि एक बहुत ही दोस्तों आसान तरीका वाला यह साधन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये तीनों ही साधन सही होंगे, ठीक है। किसके लिए, तो जीवन बीमा के लिए, क्योंकि ये तीनों ही लाभ हमें जीवन बीमा से मिल सकते हैं। आइए 16 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्न में नायलॉन तंतुओं की कौन सी विशेषता है। आप लोग बताएंगे बाबू कि निम्न में से नायलॉन तंतुओं की कौन सी विशेषता है, गरम, ठंडे, वजन में हल्के या फिर दीर्घता और लचक। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दीर्घता और लचक, ठीक है। नायलॉन तंतुओं की जो विशेषता होती है दोस्तों वो होती है दीर्घता और लचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का, ठीक है। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। सबसे मजबूत तंतु बाबू कौन है, आप लोग बताएंगे। ऊन है, सूती है, रेशम है या फिर सिंथेटिक है, कौन है जी। तो 17 का सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का रेशम। रेशम सबसे मजबूत तंतु है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 18 नंबर के सवाल में है बूटिका किससे संबंधित है। बूटिका दोस्तों वस्त्रों की बनावट से संबंधित है, वस्त्रों की डिजाइनिंग से संबंधित है, वस्त्रों की रंगाई से संबंधित है या फिर तीनों से ही संबंधित है। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों का जो बूटिका है वो संबंधित है वस्त्रों की डिजाइनिंग से। किससे, वस्त्रों की डिजाइनिंग से। 18 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उनके उत्तर को याद करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है पैलेकेट कहते हैं, पैलेकेट किसे कहा जाता है, तुरपन को, सिलाई को, जोड़ को या बटन की पट्टी को। किसको कहा जाता है जी बताइए। पैलेकेट किसको कहते हैं, पैलेकेट किसको कहते हैं। पैलेकेट बाबू कहा जाता है बटन की पट्टी को। किसको, बटन की पट्टी को। बटन की पट्टी को ही पैलेकेट कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 20 नंबर सवाल में है इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, दूध, चाय, फूल या सब्जी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दूध। क्या होगा, दूध। यहाँ पर दूध ही दोस्तों प्राणिज धब्बा है। तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर के सवाल में यदि हम आए तो इसमें पूछा गया है बाबू कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में है सूखी नीम की पत्तियां का प्रयोग करना चाहिए, नैप्थलीन की गोलियों का प्रयोग करना चाहिए, समाचार पत्र की स्याही का प्रयोग करना चाहिए या फिर इन तीनों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूखी नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वस्त्रों में सूखी नीम की पत्तियों को रख देते हैं तो दोस्तों जो कीड़े होंगे वो बिल्कुल भी आपके वस्त्र में नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का नहीं 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 का राइट आंसर होगा बाबू क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर सवाल में है
साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वसा का, क्षार का, बेसन का या फिर इनमें से सभी? साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा का भी, क्षार का भी, बेसन का भी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर के सवाल में पूछा गया है, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं? क्षार के वो संपर्क में आने से दोस्तों ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं? निखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं या फिर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बाबू, नष्ट हो जाते हैं। क्षार के संपर्क में आते ही जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? अंतःसज्जा, मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था या फिर गृह प्रबंध। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा गृह प्रबंध। क्या होगा? गृह प्रबंध। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग ही गृह प्रबंध कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? रेखा, आकृति, रंग या सुरक्षा। आप लोग बताएंगे कि चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो 25 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारे पास सुरक्षा। सुरक्षा बिल्कुल भी कला का तत्व नहीं है, बल्कि यहाँ अगर हम बात करें रेखा, आकृति और रंग का, तो ये तीनों ही तीनों कला का तत्व हैं। तो सही आंसर होगा सुरक्षा। ठीक है, आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, इसमें बोला गया है, डाकघर में खाता खोले जाते हैं। बताएंगे आप लोग, डाकघर में कैसा खाता खोला जाता है? पूरे परिवार का संयुक्त, एकल संयुक्त, मात्र व्यापारी वर्ग का या फिर शिक्षण संस्थान के कर्मी का? किसका खाता डाकघर में खोले जाते हैं? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा एकल या संयुक्त। ठीक है, डाकघर में खोलने वाले जो खाते होते हैं वो एकल या संयुक्त हो सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 27 नंबर सवाल है, उपभोक्ता का अधिकार किसे नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार किसे नहीं है बाबू? बताएंगे आप लोग। चयन का, दुकान में रेड करवाने का, क्षतिपूर्ति का, शिकायत दर्ज कराने का। उपभोक्ता का अधिकार किसे नहीं है? तो 27 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का दुकान में रेड करवाने का। ठीक है, जो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, जो ग्राहक होते हैं, उनको बिल्कुल भी दुकान में रेड करवाने का अधिकार नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं 28 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है? आप लोग बताएंगे कि कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र दिया जाता है? 28 का सही आंसर बोलेंगे आप लोग। 28 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000। 1000 जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? इनमें से द्वितीयक रंग कौन है बाबू? तो द्वितीयक रंग यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा पीला। 29 का राइट आंसर होगा यहाँ पर पीला नहीं, हरा होगा। हरा होगा। ठीक है, हरा होगा। हरा आपका द्वितीयक रंग हो जाएगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर के सवाल में पूछा गया है, प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कौन है बाबू? प्राकृतिक तंतु, तो यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऊन। प्राकृतिक तंतु एक प्रकार का ऊन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर सवाल में है, सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग कहाँ पर होता है? सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग कहाँ होता है? शादी विवाह में, ऑफिस में, अस्पताल में या फिर स्कूल कॉलेज में? कहाँ पर दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर होगा हमारा शादी विवाह में। सुंदर और जो चुटकीले रंगों के वस्त्र होते हैं उनका अधिकांश प्रयोग होता है शादी विवाह में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? इन चारों में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो खटमल। 32 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा खटमल ना होगा। खटमल तो यहाँ पर गड़ता है ना, खटमल दोस्तों गड़ता है, खटमल नहीं होगा, सिल्वर फिश होगा। सिल्वर फिश यहाँ पर सिल्वर फिश होगा। सिल्वर फिश
सिल्वर फिश ही कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मक्खी तिलचट्टा ये बिल्कुल भी कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि खाने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास बाबू सिल्वर फिश। ठीक है, 33 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि किसकी सहायता से मिलावट को रोका जा सकता है। यहाँ पर मिलावट को रोकने का काम कौन कर सकते हैं? खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या फिर इनमें से सभी बताएंगे आप लोग। ठीक है, इनमें से कौन मिलावट को रोक सकता है, मिलावट को बिल्कुल भी दोस्तों आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसे रोकने का काम खाद्य निरीक्षक भी कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकते हैं या फिर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम भी कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही दोस्तों मिलावट को रोका जा सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में रेशम तंतुओं की कौन सी विशेषता है। इन चारों में से रेशम तंतुओं की कौन सी विशेषता है बाबू? तो 34 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वजन में हल्के। देखिए, रेशम तंतुओं से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं और साथ ही आरामदायक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेशमी तंतुओं से बने जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो दोस्तों वजन में हल्के होते हैं। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 35 नंबर के सवाल में है ऊन के रेशे में क्या होता है। ऊन के रेशे में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या फिर इनमें से सभी होता है। ऊन के रेशे में क्या होता है? ऊन के रेशे में दोस्तों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीनों ही होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 36 नंबर के सवाल में है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाती है, जो हमारे शरीर की वृद्धि करती है, वो कहाँ स्थित होती है आप लोग बताएंगे। हृदय के आधार में कि मस्तिष्क में कि गर्दन में या फिर उदर में। तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा बाबू मस्तिष्क में। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 37 नंबर के सवाल में कहा गया है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। आप लोग उस हार्मोन का नाम बताएंगे जो कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या फिर कैल्सिटोनिन। सही आंसर क्या होगा जी? सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन ही बाबू हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 38 नंबर के सवाल में है सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। सामान्य जो गर्भावस्था होता है वो कितने हफ्तों की होती है आप लोग बताएंगे। 40, 37, 35 या फिर 23। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 40। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था दोस्तों 40 हफ्तों की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर सवाल है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 24। मनुष्य में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या होगा? 23। 23 जी 23 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 40 नंबर के सवाल में है निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी दोस्तों कब्ज भी हो जाएगा, उल्टी आना भी हो जाएगा, अपच भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों ही दोस्तों हो जाएंगे पाचन तंत्र की गड़बड़ी का कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 41 नंबर सवाल में है किस मिलावटी सामान का नगन आंखों से पता लगाया जा सकता है। किस मिलावटी सामान का नगन आंखों से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर से आंसर क्या होगा? जल का, स्टार्च का, वनस्पति घी का या पपीते की बीज का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा पपीते की बीज का। ठीक है, अगर दोस्तों पपीते की बीज में अगर मिलावट हो तो उसका पता लगाया जा सकता है अपने इन साधारण आंखों से ही। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर सवाल में है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब दोस्तों महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में जब कमी होती है तो रक्त में कमी किस तत्व के कारण होती
होती है, आप लोगों को उस तत्व का नाम बताना है। तो यहाँ पर 42 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बाबू कैल्शियम। कैल्शियम तत्व की कमी के कारण ही महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान रक्त में कमी हो जाती है। यही दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रक्त में कमी होने के कारण ही महिलाओं को दोस्तों थकान होने लगती है, महिलाओं के शरीर में दर्द होने लगता है, महिलाएं काम करने में थक जाती है, अर्थात उनके शरीर में, उनके पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनका जो सिर होता है वो भारी भारी लगना शुरू हो जाता है। किसके कारण? तो रक्त में कैल्शियम तत्व की कमी होने के कारण। 43 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां बाबू नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है, या फिर दोनों ही होती है? तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल है पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? नदी, झील, कुआं या फिर भूमिगत जल? तो भूमिगत जल, पानी का जो भूमिगत जल है बाबू वो कभी भी दूषित नहीं हो सकता है। तो 44 का सही आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर सवाल में है बाबू फेंकने योग्य कचरे में होता है। फेंकने योग्य, जो कचरा फेंकने योग्य होता है उसमें क्या होता है? ठोस, अर्ध तरल मिश्रण, तरल, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फेंकने योग्य जो कचरा होता है बाबू उसमें ठोस, अर्ध तरल मिश्रण या फिर तरल, ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 46 नंबर के सवाल में यहाँ पर पूछा गया बाबू आप लोगों से, आप देख सकते हैं प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत अवधि किसके लिए गंभीर है? माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए नहीं, आप लोग बताएंगे 46 का राइट आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू माता के लिए। ठीक है, प्रसवोपरांत अवधि किसके लिए गंभीर है? तो माता के लिए। 46 का सही आंसर हो जाएगा माता बच्चा दोनों के लिए, माता बच्चा दोनों के लिए जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता और बच्चा दोनों के लिए ही गंभीर है, क्योंकि बच्चा तो माँ के गर्भ में ही है, गर्भ से तो बाहर है नहीं, तो दोनों के लिए ही गंभीर है, माता और बच्चा दोनों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर आते हैं 47 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने में। ठीक है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने में, यानी लगभग 1 साल। ठीक है, 47 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर के सवाल में है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा जी? तो राइट आंसर होगा यकृत। यकृत ही हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल में है बाबू इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडाशय? तो यहाँ पर हमारे पास 49 के लिए राइट आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय पाया जाता है महिलाओं में, स्त्रियों में, कि पुरुषों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंडाशय जो है वो बिल्कुल भी पुरुषों में नहीं पाया जाता है, अंडाशय बिल्कुल भी प्रजनन तंत्र का एक भाग नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रजनन तंत्र का भाग है लेकिन किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहां पर 50 नंबर के सवाल में है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? जब आप लोग दोस्तों दूषित भोज्य पदार्थ खाइएगा, जब आप लोग गंदे पदार्थ खाइएगा, जब आप लोग दोस्तों अपचयित पदार्थों का ग्रहण कीजिएगा, तो उससे जो बीमारी होगी आप लोगों को कहने का मतलब जो व्यक्ति ये ऐसा खाना खाते हैं, जो गंदा खाना खाते हैं, जो दूषित खाना खाते हैं, जो कई दिनों का रखा हुआ खाना खाते हैं, तो जब वो दोस्तों खाना खाते हैं तो उन्हें जो बीमारी होती है खाना खाने के बाद, वो कौन सी बीमारी होती है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा अतिसार, हैजा, पेचिस, ये तीनों ही हो जाएगा। जब हम लोग दूषित भोजन करेंगे बाबू तो हमें दूषित भोजन करने से अतिसार भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 51 नंबर के सवाल में है घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू वायु प्रदूषण का कारण क्या है बाबू? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। घरेलू वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, क्योंकि वहाँ से भी गैस निकलता है। ठीक है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मच्छर मारक, जब आप लोग मच्छर मारने के लिए दोस्तों मॉर्टिन जलाइएगा, या फिर दोस्तों आप लोग कोई और अगर दोस्तों पदार्थ या वस्तु जलाइएगा तो वहाँ से भी क्या होता है? वहाँ से भी दोस्तों वायु प्रदूषण होता है। तंबाकू, धूम्रपान, अगर कोई घर में दोस्तों सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है या चिलम पी रहा है, तो वहाँ से भी क्या होता है? वहाँ से भी वायु प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, खाली समझने क्या यहाँ पर फेर है। 52 नंबर सवाल में है
क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग किसके कारण फैलता है बताएंगे? दूषित वायु से, प्रदूषित भोजन से, प्रदूषित मिट्टी से, या फिर इनमें से सभी से। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? क्षय रोग फैलने का जो माध्यम है बाबू वो है दूषित वायु। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दूषित वायु के कारण ही, आयु नहीं जी वायु, दूषित वायु के कारण ही बाबू जो क्षय रोग है वो फैलना शुरू कर देता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर के सवाल में है, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? 5 महीना पर, 9 महीना पर, 10 महीना पर, या 1 साल पर? खसरे का टीका कब लगाया जाता है जी? तो 53 का सही आंसर होगा 9 महीना पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 महीना पर। जब बच्चा 9 महीना का हो जाता है तो खसरे का टीका लगता है। 54 नंबर के सवाल में है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3 या 2? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर होगा 3 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 55 नंबर सवाल में है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत, यहाँ पर 55 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सभी लोगों को प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन नहीं मिलता। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, लेकिन जब हम सामान्य भोजन करते हैं तो वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और उसी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। 56 नंबर के सवाल में है बाबू, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई संतुलित आहार ग्रहण ना करे तो उसे क्या प्रभाव पड़ सकता है बताएंगे? भार में कमी, शारीरिक प्रभाव की छिन्नता, यानी कि उसका शरीर हो जाएगा डाउन, ठीक है, यानी कमजोर हो जाएगा, कमजोरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ये दोस्तों आप समझ सकते हैं, इनमें से सभी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 57 नंबर सवाल में है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? अगर किसी को टाइफाइड या हैजा हो जाए तो ये बीमारियां दोस्तों किनके कारण होती है, आप लोगों को यही बताना है। जल के कारण, भोजन के कारण, या फिर उपर्युक्त दोनों के कारण? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 57 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोनों के कारण। अगर जल प्रदूषित हो जाए और आप पी जाए तो भी टाइफाइड या हैजा हो सकता है, भोजन प्रदूषित हो जाए और आप खा जाए तो भी टाइफाइड या हैजा हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। 58 नंबर सवाल में है बाबू, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? ऊंचाई का भ्रम कौन सी रेखा है जी? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, क्रॉस रेखा, या वक्र रेखा? तो यहाँ पर से आंसर होगा 58 का खड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। लोग बोलते हैं ना खड़ी पाई दा, तो हाई खड़ी पाई है, बताइए? बिल्कुल भी खड़ी पाई नहीं है, लेकिन भ्रम रहता है कि हाँ यह खड़ी पाई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 59 नंबर के सवाल में है बाबू, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता यानी कि बच्चे बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो सकते हैं, असमर्थ हो जाते हैं कब? जन्म पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, या फिर इनमें से सभी से? तो दोस्तों इसका कोई निश्चित कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से, जन्म पूर्व से नहीं, जन्म पूर्व से नहीं। जन्म पूर्व से आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो बच्चा समर्थ क्या असमर्थ? वो तो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जहाँ पर माँ के गर्भ में जहाँ पर बच्चा रहता है उस स्थान पर रहता है, वहाँ पर तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बिल्कुल भी दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा उसमें सेफ है, ठीक है, सुरक्षित है। ठीक है, हाँ भले अगर आँख ना रहे, अगर दोस्तों उसके पास अगर आँख भी पता नहीं चलेगा। अब आज बच्चा जो होता है वो आँख बंद किए रहता है, बच्चा का माँ के गर्भ में बिल्कुल भी आँख नहीं खुलता। ठीक है, अगर वो बच्चा दृष्टिहीन भी होता है तो जन्म लेने के बाद ही, जब जन्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि बच्चा के पास आँख है या फिर नहीं है। गर्भ में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जन्म के पहले बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता है कि बच्चा समर्थ है या फिर असमर्थ है। तो राइट आंसर होगा जन्म के समय। बच्चों में असमर्थता हो सकती है कब? जन्म के समय से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जन्म के पश्चात नहीं, जन्म के समय से। ठीक है, जन्म के पश्चात नहीं, जन्म के पश्चात और जन्म के समय दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर 60 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? एकीकृत बाल विकास जो योजना है, इस योजना का जो मेन लक्ष्य है, जो मेन लक्ष्य समूह है, वही आप सभी को बताना है। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू हमारे पास क्या? तो हमारे पास हो जाएगा 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15-40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती हुए स्तनपान कराने वाली सभी माताएं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, सभी ही हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी 60 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकीकृत बाल विकास योजना का जो लक्ष्य समूह है वो ये तीनों ही है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 61 नंबर के सवाल में है बाबू, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है।
पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है किसके अंतर्गत, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राथमिक, प्राथमिक के अंतर्गत। ठीक है, पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक ना कि द्वितीयक। अगर पोषण ना हो तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब कोई काम नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों कोई भी क्रिया हमारे द्वारा संचालित नहीं होगी। 62 नंबर के सवाल में पूछा गया बाबू, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है, दूध में, बादाम में, काजू में, आलू में। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किस में, तो आलू में। किस में, तो आलू में। 62 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, आलू में। ठीक है, 63 नंबर सवाल में है पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन है जी, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। कौन है इन तीनों में, तो पोषक तत्व जो है दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन। 63 का राइट आंसर होगा यहाँ पर पोषक तत्व ना, विटामिन मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगा। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, सबको विटामिन और प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 63 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, 64 नंबर सवाल में है, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज लवण की या लौह तत्व की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में दोस्तों लोहा की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कमी, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, आवश्यकता हाँ कमी हो जाती है तभी आवश्यकता बढ़ जाती है। देखिए आयरन की जब कमी हो जाती है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आयरन वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जो दवाइयाँ होती हैं वो महिलाओं को दिया जाता है ताकि आयरन की पूर्ति हो सके, आयरन वाले जो तत्व है उसकी पुनः पूर्ति हो सके। तो गर्भावस्था में आवश्यकता किसकी बढ़ जाती है, तो लौह तत्व की, यानी कि आयरन की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। 65 नंबर सवाल में है, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति है, शक्ति, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वसा। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है वसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर के सवाल में है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है कौन, मांस है, सब्जियां है, दूध से बने पदार्थ या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर 66 का आंसर होगा इनमें से सभी। कैल्शियम जो है दोस्तों वो मांस से भी मिल सकता है, सब्जियों से भी मिल सकता है, और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पेड़ा हो गया या दोस्तों मिठाई हो गया या दोस्तों खोआ हो गया, इन सभी से भी मिल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 67 नंबर के सवाल में है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है जी, 67 का राइट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा 65%। शरीर के वजन का 65% भाग जल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल में है, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। जल किस स्रोत से मदद करता है, लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज पदार्थों से निकला जल या फिर इनमें से सभी। तो 68 का होगा इनमें से सभी। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल जो होता है वो इन तीनों से ही मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। 69 नंबर के सवाल में बाबू, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। व्यक्ति के जल की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जलवायु पर, नहीं सभी पर होगा, क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर, सभी होगा जी। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है क्रिया पर, भोजन के प्रकार, जलवायु, तीनों पर होगा, क्रिया पर, भोजन के प्रकार, जलवायु पर, ये तीनों पर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है बाबू, तो जल। जल ही शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, सॉरी आधार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने होम साइंस से संबंधित दोस्तों 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन आप लोगों के लिए करा दिया है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अपना दोस्तों जो तैयारी है उसे मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी अब आप लोगों के पास समय नहीं है। परसों ही आप लोगों का एग्जाम है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और होम साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसे दोस्तों आप लोगों कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।